नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सीटेट और यूपी सुपर टीईटी को ध्यान में रखते हुए सीरीज बनाई गई है और इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस क्लास की तरफ। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संगठकों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन सा होता है? पहला स्वपोषी घटक और दूसरा परपोषी घटक। आप सभी जानते हैं स्वपोषी अर्थात जो अपना पोषण स्वयं कर सकें उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपने आप स्वयं ही अपने भोजन बना लेते हैं, किसी दूसरे पर ये डिपेंड नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी वह होते हैं, ऐसे घटक होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इस भोजन का निर्माण वो स्वयं न कर हरे पेड़ पौधों और क्लोरोफिल वाले पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। जबकि सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हरे पेड़ पौधों के एक नाम और है, उन्हें कहते हैं उत्पादक। ठीक है ना, उत्पादक भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। उत्पादक के बाद उपभोक्ता का नंबर आता है। उत्पादक हो गए हरे पेड़ पौधे और उपभोक्ता कौन आते हैं? जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो सारे सारे उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उपभोक्ता यानी पहले उत्पादक उसके बाद उपभोक्ता। अच्छा, सभी प्रकार के शाकाहारी जीव उपभोक्ता का उदाहरण होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन आदि। अच्छा, चींटी की बात करते हैं तो चींटी एक ऐसा उपभोक्ता है जो उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। क्यों? क्योंकि यह उपभोक्ता है क्योंकि यह दूसरे जीव पर निर्भर रहती है, और अपघटक है क्योंकि यह सड़ी गली चीज़ों को भी कभी कभी मिटाकर ख़त्म कर देती है और प्रकृति में विलीन कर देती है। परपोषी वह जीव होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, और जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैवमंडल मिट्टी, शैल, वायु की पतली परत होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ ये उसे ढके हुए रहती है। और पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल में जीवों का भरण पोषण करने के लिए प्रमुख भूमिका भी निभाता है। जैवमंडल जो होता है, जलमंडल आधारभूत ग्रही तंत्र है। जैवमंडल आधारभूत ग्रही तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। देखिए ऊर्जा कैसी चलती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक से जैविक की ओर होता है। ध्यान करना है इतना, अजैविक से जैविक की ओर। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता चलता है। अर्थात ऊर्जा अगर 100% ऊर्जा उत्पादक में है तो उपभोक्ता में वो 10% ही पहुँचेगी, 90% का तो क्षय हो जाएगा बीच में ही। इस प्रकार से अगर कहें तो सबसे कम ऊर्जा, इसलिए शीर्ष मांसाहार वाले जीवों में सबसे कम ऊर्जा ही पहुंच पाती है आखिर में। ठीक है। अपघटक वह जीव होते हैं जो किसी भी चीज़ को सड़ाने गलाने के बाद उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे फंगाई वगैरह होते हैं, छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म पौधे वगैरह वगैरह, जीव जंतु एंड छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरिया वगैरह, इस टाइप में। इनमें पोषक तत्वों का पुनः चक्रण हो जाता है और प्रकृति में पुनः ये स्थापित हो जाते हैं। जैसे फफूंद हुआ और आदि ये चीज़ें, फफूंद वगैरह ये चीज़ें होती हैं, वो सब इसी की श्रेणी में आती हैं। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही जाति के सभी जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की संख्या मिलाकर समुदाय बनाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि समुदाय क्या है, तो दो या दो से अधिक जातियों की संख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं और कई सारे समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, किसी भी तंत्र में, जैव तंत्र में एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र उपस्थित हो सकते हैं। ठीक, एक तंत्र में। 1935 की बात करते हैं तो यहाँ पे एजी टांसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना दी गई थी और एजी टांसले द्वारा इस अवधारणा को बताया गया था कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक प्रकार है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई होती है। अच्छा, समुद्र की बात करते हैं तो जल स्थल, समुद्र या जल मंडल बोलें तो पृथ्वी पर 70% भाग पर जलमंडल का राज्य है और जो बचा हुआ क्षेत्र होता है यानी 30%, उस पर लगभग ये पृथ्वी या आपके भूपटल और जंगल आदि होते हैं। सब्जियां उपयोग करने के कारण मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है। साग सब्जियां मनुष्य उपयोग करता है। जब वह मांस का भक्षण करता है तो वह द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है।
पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई जीव भार की मात्रा को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ध्यान करना, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आ चुका है, सीटेट में आ भी चुका है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा, ध्यान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जितने भी पिरामिड बनेंगे वो सब सीधे बनेंगे, जो जल का पिरामिड यानी जलीय परितंत्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। अगला देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द अंग्रेजी शब्द के रूप रेमंड और दासमैन ने 1968 में डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। कौन सी किताब इनकी? डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री है। बाद में इस व्यवस्था शब्द को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में W.G. रोशन ने प्रयोग किया। किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता की श्रेणी के रूप में हम जानते हैं। पर्यावरण में कई जातियां होती हैं, कई समुदाय होते हैं जो संगठित रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता जो होती है अल्फा, बीटा, गामा जैसी श्रेणियों में इसे हम बांट सकते हैं। और इसका विभाजन बिटेकर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका विभाजन किसने किया था? तो इसका विभाजन किया था बिटेकर ने 1972 में। यूकेलिप्टस एक पेड़ होता है, वो काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी लंबा होता है। यूकेलिप्टस जहाँ भी उगता है वहाँ का सारा पानी, ज़्यादातर, सारा तो नहीं लेकिन अधिकांश पानी सोख लेता है, इसलिए इसे प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है। जिस जगह यह उगता है वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, ये यूकेलिप्टस की कहानी है भाई। आता है क्वेश्चन। अगला है कोयला। देखिए कोयला कैसे बनता है? तो करोड़ों साल पहले की बात है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, ज्वालामुखी और आकाश से बिजली का गिरना, ऐसी घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जिस कारण से उसका कोयला का निर्माण हुआ। कोयले के प्रकार की बात करें तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला पहले नंबर पर, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है और इसको जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का होता है पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है और इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला आता है बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला कहते हैं और इसका उपयोग घरेलू कार्यों के होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। अच्छा, खदानों से निकाले जाने वाला यह शक्ति प्रदायक खनिज मुख्यतः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में पाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में कोयले की खदानें मिलती हैं। एक समुद्री आहार श्रृंखला की यदि बात करें तो सही क्रम सबसे पहले होता है डाइटम जो सौपोषी होता है, क्रेटेशियाई ये शाकाहारी उपभोक्ता है और हैरिंग ये मांसाहारी उपभोक्ता है। ये है आपका समुद्र की आहार श्रृंखला। ये आपके सीटेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।